मुझे जेल भेजने की परिस्थितियां इस तरह बनी क्योंकि एक तरफ जो है ड्रग माफिया का स्टिंग हो चुका था और उसमें लोग यही चाह रहे थे कि मैं चुप हो जाऊं। उसमें मैं चुप नहीं हुआ। जब अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की वीडियो मिलने के बाद भी, तो मैंने उस पर खबर का प्रसारण कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस की जाति के खिलाफ, एसपी सिटी की, मैं पुलिस नहीं कहूंगा, मैं एसपी सिटी की जाति के खिलाफ और जो एक दो लोग और थे जो उनके इशारे पे काम कर रहे थे, उनके खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया था। ये दो सिचुएशन थी। तीसरी ये थी कि यहाँ स्वास्थ्य महकमे का, जो गोरखपुर में स्वास्थ्य महकमा है, उसमें एक अधिकारी और कम से कम दसों हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक इंक्वायरी सिटी मजिस्ट्रेट के टेबल पे पेंडिंग पड़ी थी, जिसमें बहस वगैरह सारी चीज मैंने पूरी कर दी थी, सारे एविडेंस दे रखे थे। उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी AK सिंह, जो रजिस्ट्रेशन के नोडल अधिकारी हैं इस समय नर्सिंग होम के, और 8-10 ऐसे पुलिस वाले जो लोग मिल करके एक भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेल रहे थे। इनका भी इनको भी एक्सपोज करके इसकी एक इंक्वायरी सिटी मजिस्ट्रेट के टेबल पे मैंने रखी थी, जिसमें बहस फाइनल हो चुकी। तो ये तीनों तरफ से यह तय था, जो मेरे पास एविडेंस थे, कि कार्रवाई होनी इन पे तय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुंह बंद कराने के लिए लोगों को ये लगा है, इन लोगों को ऐसा लगा कि इनको अब यहाँ से हटाना जरूरी है, तो उन्होंने ये प्लानिंग की। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एविडेंस हैं मेरे पास जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे मामले में CMO ऑफिस से लेकर के, ड्रग माफिया से लेकर के, और SP सिटी और अस्पताल माफिया, इन सबका इन्वॉल्वमेंट है, जो मेरे पास एविडेंस है। सत्येंद्र जी आज फिर हम लोगों के साथ हैं, सीधे जेल से लौटने के बाद। सत्येंद्र जी कितने दिन जेल में रहे? लगभग जेल यात्रा रही 2 महीने 5 दिन। 2 महीने 5 दिन के बाद आपका फिर बाहर आगमन हुआ है और हम लोगों के जहन में वो तस्वीर गूंज रही है जिसमें आपको पुलिस वाले गिरा के जमीन पे और आपकी बाइक पे टक्कर मार के गिराया गया, फिर आपको पकड़ा गया। बहुत ही मार्मिक, कारुणिक और इस पूरी व्यवस्था को पोल खोलती तस्वीर है, जिसको पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से पुलिस कानून को ठेंगे पे रख के काम करती है। और जबरन केस बना के आपको जेल भेजा गया। तो आप जेल से आते ही आप की मनोदशा क्या है? कितना हारे हैं, कितना थके हैं, क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, जेल से आने के बाद जो है, जो हमारी मनोदशा और जो हमारी चीजें हैं, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है। क्योंकि जेल भेजने वालों ने यह सोचा था कि जो भी ये लोग कर रहे हैं, या जिस चीज को, जिस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इन्होंने मुझे जेल भेजा था, मेरा मुंह बंद करना चाहा था, वो उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है। तो इससे उन्हें चेत जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे उन्हें चेत जाना चाहिए कि मेरा मुंह बंद कराना या मुझे जेल भेज करके चुप कराने का जो आपका प्रयास था, वो सफल नहीं हुआ। आपने काफी कुछ किया, जो आप कर सकते थे वो आपने किया, लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं हुआ। इसलिए मैंने आते ही सबसे पहले अपना काम ही शुरू किया है। और रही प्लानिंग की बात, तो प्लानिंग शेयर करना उचित नहीं होगा। 2 लाइनें थी, आप लोगों ने भी सुना, हमारे क्रांतिकारी लोग गाया करते थे, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सुना है कि आपसे SP सिटी और कुछ और पुलिस अधिकारी जेल में मिलने गए थे, तो क्या मकसद था? जिस तरह से मुझे मेरी बाइक पे ठोकर मार करके और जो मुझे गिराया गया था, पूरे चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने उन कैमरे फुटेज को दबा लिया, लेकिन पब्लिक ने कुछ फुटेज बनाई थी जो मुझे बाइक पे मार करके गिराया गया था। उसके बाद एक रिमर उड़ाया गया कि पुलिस ने पिटाई की है, लेकिन चूंकि ये पूरे सड़क पर का सीन था, इसलिए कई कैमरों में मौजूद है। लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट में मुझे पता है कि वो अपनी फुटेज नहीं देगा, लेकिन पब्लिक फुटेज अवेलेबल है। साथ ही में जिस तरह से मेरे खिलाफ प्लानिंग की जा रही थी पिछले 1.5-2 महीनों से, उनके सारे एविडेंस निकल के आ चुके थे। मामला कोर्ट में था, कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल भी हो चुका था। लेकिन अब इनको यह लग गया था कि मतलब अगर यह बाहर रहेगा तो काफी कुछ चीजें उनके खिलाफ जो है उनकी बाहर आ सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। इसलिए इन्हें मुझे किसी तरह जेल भेज करके चुप कराने की कोशिश करनी थी। तो जिन केसेस में
जिन केसेस में जो है हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इन्होंने केस दर्ज किया। इनको इतनी भी आप मान के चलिए कि इनको इतना डर था कि ये यह भी नहीं पता लगने देना चाहते थे कि मेरे खिलाफ कौन सा नया केस इन्होंने दर्ज किया है, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर ये जो फॉल्स केसेज होते हैं अगर हम दर्ज करते हैं तो उनका हश्र क्या होता है, ये उन केसेस का ये उनको पता था। इसलिए इन लोगों ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि किस केस में मुझे इन्वॉल्व कर रहा है। तो इन्होंने मुझे भेज तो दिया, लेकिन भेजने से पहले इन्हें अच्छी खासी अब इनको एक्सरसाइज करनी पड़ी और झूठ का एक पुलिंदा रखना पड़ा। आप जानते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले 41 की नोटिस दी जाती है, और इन्होंने उस प्रोसीजर का कोई पालन नहीं किया। मुकदमे में मैं हूं या नहीं, मैं अभियुक्त हूं या नहीं हूं, कोर्ट द्वारा रिमाइंडर जाने के बार बाद भी इन्होंने यह बताना उचित नहीं समझा कि मैं किस मुकदमे में अभियुक्त हूं। यानी मैं पूरी तरह से डार्क में था। इन्होंने 41 की नोटिस नहीं दी, इन्होंने मुझे डार्क में रखने के लिए 160 सीआरपीसी की नोटिस दी। 160 सीआरपीसी का नोटिस का मतलब होता है कि आपको पुलिस किसी मामले में गवाह बना रही है। तो इन्होंने मुझे इस तरह से डार्क में रखने की कोशिश की, 160 सीआरपीसी की नोटिस दी, और 2 दिन बाद इन्होंने सड़क पर से मुझे ठोकर मार करके उठाया। तो ये पूरी तरह से एक प्लानिंग थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके लिए मैंने कई जगह कंप्लेन की थी। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो रहा है। और जो अभी जो जेल में मुलाकात करने मेरे पास आए थे, एसपी ट्रैफिक आए थे, उसकी वजह ये थी कि इनके ये जो सारे मतलब कॉन्स्पिरेसी थी और जो सारे एविडेंस थे, उसके आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इनके खिलाफ और कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो है केस रजिस्टर्ड किया है। और उस सिलसिले में एसपी ट्रैफिक जेल में मेरा बयान लेने आए थे और मैंने उनको बयान दिया, लेकिन एविडेंस मैंने सिर्फ यही कहा था कि उस संबंध में जो एविडेंस ऑडियो वीडियोज हैं ये मैं खुद जा करके दूंगा। तो फिलहाल मैं उसी सिलसिले में आया हुआ हूँ। जी, तो जिनको ना मालूम होगा थोड़ा उनको बता दें बैकग्राउंड में कि सत्येंद्र कुमार जी गोरखपुर में जर्नलिस्ट हैं। पहले पत्रकार नहीं थे, पहले मेडिकल फील्ड में थे। बाद में कुछ अपने साजिशों के खिलाफ जो इन्हें फँसाया गया था और तमाम तरह की इन पे केसेज़ लाद दिए गए थे, वो मीडिया में आए और मीडिया में भी इन्होंने जो है जिस तरह की रिपोर्टिंग की, पत्रकारिता की, उसके चलते बहुत सारे दुश्मन इनके बन गए। और ख़ासकर जो ड्रग डिपार्टमेंट की इन्होंने जो है पोल खोली, उसके बाद नए सिरे से पुलिस विभाग और ढेर सारे लोग जो है इनके दुश्मन बन गए। तो जेल में कैसा रहा आपका जो है ओवरऑल अनुभव? देखिए, जेल में ये कहा जा सकता है योगी जी के शासनकाल में खाने की क्वालिटी बढ़िया हुई है। मैं अच्छा, गुजारिश करना चाहूँगा योगी जी से कि इतनी बढ़िया क्वालिटी खाने की न दें, नहीं तो लोग जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे। अरे वाह! तो खाने की क्वालिटी बेहतर हुई है। और मेरा तो निवेदन यही है कि इतनी बढ़िया क्वालिटी का खाना नहीं देना चाहिए, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जिनको जेल में इतना अच्छा खाना नसीब हो रहा है, बाहर शायद वो भूखे सोते होंगे। अच्छा। जी। नहीं, मैंने सुना है कि जाड़े के दिनों में तमाम जो गरीब भिखारी लोग हैं, वो जेल जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वहाँ कंबल-वंबल मिल जाता है, खाना बढ़िया मिलता है, सोने के लिए छत मिल जाती है, ठंडक से बचने के लिए जगह मिल जाती है। तो एक बड़ी आबादी तो है ही जो जिसको अगर छत और अच्छा खाना मिल जाए, तो कहीं भी जी। चलने के लिए तैयार है। नहीं तो ये व्यवस्था इस समय योगी जी की कृपा से मतलब गोरखपुर जेल की व्यवस्था बढ़िया है। और मुझे लगता है कि शायद इसलिए जेलों में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले की तुलना में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह जेल जो है मतलब वहाँ पे खाना खराब हो रहा है या लोगों को बड़ी प्रताड़ना हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सोचने विचारने का प्लान करने का बहुत अच्छा वक्त, बहुत अच्छी मतलब आपको एक स्पेस मिलता है, टाइम मिलता है। तो जो सोच करके इन्होंने भेजा था उस सोच में ये सफल नहीं हो पाया। उल्टा और मुझे अच्छी तरह से इन लोगों को एक्सपोज कैसे किया जाए, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला, जिसको अब मैं इम्प्लीमेंट करूँ। तो जेल में अब की जो आप रहे, तो वहाँ पे जब शुरू में गए तो आपको कुछ लगा कि माने किस तरह से इन लोगों ने मुझे भेज दिया? फिर आप जेल में चूँकि पहले भी आप रहे हैं, ढेर सारे फर्जी मुकदमों में आपको जेल में रखा गया है। तो क्या लगा आपके जो है कि आपके जीवन में, करियर में जेल इतना ज़रूरी और अनिवार्य क्यों बन गया है? सर देखिए, पहली बार जब मुझे जेल भेजा गया, इन लोगों ने जिस फर्जी मुकदमे में पहुंचा, वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो उस टर्निंग पॉइंट के बाद चूंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो है कुछ और था, मेरा एम कुछ और था, उसमें मैं काफ़ी हद तक सक्सेस हो चुका था। मेरे फादर एक्स आर्मी मैन रहे हैं, दो दो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने देश की रक्षा के लिए। और
मेरा एम भी उसी तरफ था, लेकिन जो ये फर्जी मुकदमा लिखा गया वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिससे मुझे जेल भेजा गया। आज उस मुकदमे की स्थिति यह है कि उस मुकदमे में अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा, या मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जो आज उस मुकदमे की फाइल अपने सामने लेकर के अगर बैठ जाए तो मुझे कहीं से भी कल्प्रिट साबित कर सके। यही वजह है कि आज कोर्ट में वह फाइल इधर से उधर उस टेबल पे जा रही है, लेकिन कोर्ट हमेशा सबूत देखती है, एविडेंस देखती है। मेरे खिलाफ एविडेंस के नाम पे एक भी पन्ना नहीं है, लेकिन पूरी लाइफ एक्सपॉइल कर दी गई। तो मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता था कि ये जो करप्शन की वजह से, एक पुलिस के भ्रष्टाचार की वजह से जो लाइफ एक्सपॉइल हुई, केवल इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मैं एक सिंगल हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो आखिर ये मनमानी कब तक चलेगी? तो इस मनमानी के खिलाफ जो है, मैंने ये पत्रकारिता मैंने दाल रोटी के लिए नहीं की थी कि मुझे पत्रकारिता नहीं करूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मेरा सोचना अलग है। कुछ चीजें ऐसी हैं, ये मेरा एक तरह से उन दलालों को, उन लाइजनर को एक मैसेज है कि कुछ फील्ड्स को छोड़ दो, क्योंकि अगर पत्रकारिता तुमने रोटी और दाल के लिए चुना है तो तुमसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। कुछ चीजें जैसे न्यायपालिका हो गई, देश के जवान हो गए, तो अगर ये लोग रोटी दाल के लिए, अगर जज रोटी दाल के लिए अगर कोर्ट का जज की नौकरी करने लगे, अगर हमारे देश के जवान बॉर्डर पे रक्षा करने, रोटी दाल के लिए रक्षा करने चले जाएं, तो उनको केवल रोटी दाल तक सीमित रह जाएंगे। वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपना कर्तव्य भूल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को सेना में और न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। और आज पत्रकारिता में ऐसे लोगों की भरमार हो गई है, इसी वजह से पत्रकारिता का स्तर कहीं रह ही नहीं गया है। तो ऐसे लोगों को अगर रोटी दाल ही चाहिए तो बहुत से फील्ड हैं, बहुत से काम है, वहां पे आप जाके कर लो। किसने रोका है? अब अगर रोटी दाल कमाने आप बॉर्डर पे चले जाओगे तब तो हो गई देश की रक्षा। आप पे जो आपकी जो लड़ाई है, आपके जो मामले हैं, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए ताकि जो लोग नए लोग ना आपको जान रहे हों, वो जान जाएँ नहीं कि देखिए, मैंने भी आपको बताया कि वो जो 2010-11 का जो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया इस फर्जी मुकदमे की वजह से, तो मैंने बताया उसकी स्थिति ये है। मैं आज भी, मैं यहाँ कह रहा हूँ, आज आपके सामने इंटरव्यू में कह रहा हूँ, उस पूरी फाइल में अगर कोई ऐसा मतलब अपने आप को विद्वान समझता हो या जानकार समझता हो लॉ का, अगर उस पूरी फाइल में जो मुझे फर्जी मुकदमे में मेरे लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट जिसने प्रूव किया था, अगर उस मामले में एक सिंगल एविडेंस अगर आज भी मेरे खिलाफ, तो मेरे पास वो हिम्मत है कि मैं आज कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर दूंगा। अगर किसी मीडिया के अंदर, किसी अधिकारी के अंदर, या किसी भी ऐसे लॉयर के अंदर अगर जो है उसके पास ऐसा कोई एविडेंस हो कि ये क्राइम आपने किया था, तो मैं कोर्ट के सामने लिखित तौर से। अभी आपको जो जेल भेजा गया था, वो किस मामले में भेजा गया था? वो इस मामले में भेजा गया था। पहले जो है इस मामले में जो अभी जेल भेजा गया, 2 महीने पहले एक ड्रग माफिया और जो लाइसेंस बेचने का धंधा था उसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी के संज्ञान में ला करके किया जाता है, इसका रिटन एविडेंस है। अधिकारी द्वारा ही कहा जाता है कि आपके पास अगर एविडेंस होता है तो मैं बहुत बड़ी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जब मैं उन सारी चीजों को उनके सामने रखता हूं तो उनके मुंह पे पट्टी बन जाती है, वे कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं होते। मजबूरन मुझे उस खबर का प्रकाशन करना पड़ता है, प्रसारण करना पड़ता है। उसके बाद मेरे खिलाफ उसी ड्रग माफिया के एक दवा व्यापारी के माध्यम से मुकदमा लिख दिया जाता है। इन सारी चीजों पे हाईकोर्ट का अरेस्ट स्टे का ऑर्डर मिलता है, लेकिन पुलिस इतनी दीवानी थी कि अरेस्ट हाईकोर्ट के अरेस्ट स्टे को मानने से इनकार करते हुए भी मुझे पकड़ने की फिराक में थी। रात में 1-1 बजे दबिश होती थी। आखिर ऐसा क्या इंटरेस्ट था? आखिर लास्ट में पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिसमें मेरी गिरफ्तारी आवश्यक थी। लास्ट में पुलिस को ऐसा कोई भी गवाह नहीं मिला जिसमें वो यह कह सके कि इसने क्राइम किया था। आखिरी में उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए चार्जशीट लगाई, क्योंकि अगर चार्जशीट नहीं लगाते तो उनकी किरकिरी बहुत ज्यादा थी। तो आखिर उस समय आप लोग मुझे पकड़ने के लिए इतनी कसरत क्यों कर रहे थे? इस कसरत यह कसरत आपकी फेल हुई तो आपने दूसरे मुकदमे में मुझे इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। आपको लग गया कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हाई कोर्ट चला जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर दूसरे मुकदमे में मतलब 5वीं दिन बाद दूसरे मुकदमे में मुझे फ्रेम करना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा नाम भी नहीं, जिसमें मेरे खिलाफ कुछ था भी नहीं। मैं आज कहता हूं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस हो आप निकाल के दिखाते क्यों नहीं? आपकी कहानी एविडेंस नहीं कहलाती। यह पुलिस कब समझेगी कि आपकी कहानी को एविडेंस नहीं कहा जाता? तो फिर इन्होंने उसमें मुझे जेल भेजा। आज स्थिति क्या, आज मैं बाहर बैठा हूं। आपने जिस मुकदमे में मुझे जेल भेजा उस मुकदमे में आप 60 दिन के अंदर चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए और कोर्ट ने मुझे बेल दे दिया।
तो मुझे जेल भेजने की इतनी जल्दी थी, और मेरे खिलाफ अगर सबूत थे तो आपको 60 दिन मिला था ना, आपने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? जब ये चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए तो इन्होंने कोर्ट ने मुझे बेल दे दिया और मैं बाहर बैठा हूं। आपके खिलाफ कोई इंडिविजुअल 2-4-6 पुलिस के अधिकारी पीछे पड़े हैं या एक इंस्टीट्यूशन पीछे पड़ा है, पुलिस विभाग पीछे पड़ा है? नहीं, मेरे खिलाफ जो है विभाग पीछे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 2-4 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने पहले इंक्वायरी कराई थी, वो लोग हैं। जो अधिकारी है पुलिस के, आज तक मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, पत्रकारिता मैं 5 सालों से लगभग कर रहा हूँ, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी ने मुझे इनकरेज ही किया होगा मेरी खबर के लिए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप ये कह दीजिए कि अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कि मैं सब कुछ हूँ, मैं उनके तलवे चाटूं, मैं जा करके मैं वो जो बाकी और लोग करते हैं वो करें, आप सवाल ना पूछें। आप किनकी बात कर रहे हैं, नाम लेना चाहेंगे? मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन कर रखी है, जो अभी इंक्वायरी चल रही है, उसमें मैंने सारी चीजें लिखी हैं। एसपी सिटी महोदय के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, और उन्हीं के इशारे पे ये सारी चीज हुई। क्या नाम है उनका? इनका नाम के बिश्नोई है, कृष्ण कुमार बिश्नोई इनका नाम है। मैं पूरी तरह कह सकता हूँ कि इन्हीं के इशारे पे ये सारा चीज हुआ। पहले मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया, मुझसे सफाई तक नहीं ली गई, मुझे अन्य अधिकारियों से मिलने से रोका गया, इसका भी प्रमाण मेरे पास है। उसके बाद मेरे खिलाफ होता क्या है कि आप मुकदमा लिखना एक सीधा सा मतलब जो है कि आप किसी की दरखास्त मिली, आप मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आपको एविडेंस होना चाहिए किसी को गिरफ्तार करने। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि आप मुकदमा पंजीकृत करते ही चुपचाप आपने मुझे खोजना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी है। आज 17-18 सालों से मैं यहाँ, हिस्ट्री सीट आपने सबसे पहले खोली। हिस्ट्री सीट खोलने का क्या आधार है? आप आईपीएस है ना भाई, आप अपने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते, आप अपने डीजीपी साहब के आदेश को नहीं मानते। आपके पेन में पावर मिली है तो क्या आप कुछ भी किसी के खिलाफ लिख डालेंगे? आपने हिस्ट्री सीट खोली है, तो हिस्ट्री सीट खोलने के लिए साफ शब्दों में हाईकोर्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो डीजीपी साहब ने सर्कुलर जारी किया था, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि निजी रंजिश में दर्ज हुए मुकदमों को आप हिस्ट्री सीट नहीं खोलेंगे। तो जो मेरी सास के साथ मुकदमे दर्ज है, 3 मुकदमे, उसमें आपने हिस्ट्री सीट खोल दी। जो मुकदमे कोर्ट ने खत्म कर दिए हैं, दाखिल दफ्तर हो चुके हैं, उसमें आप मेरी हिस्ट्री सीट खोल देंगे। जिस मुकदमे में आप ही का पुलिस डिपार्टमेंट फाइनल रिपोर्ट लगा चुका है, आप उसमें हिस्ट्री सीट खोल देंगे। मतलब आप सब कुछ हैं, आप कानून से बढ़ के हैं, ऊपर हैं, आप यही दिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो आईपीएस हैं एसपी सिटी गोरखपुर, के बिश्नोई जी, इन्होंने जी, पूरी साजिश रची और आपको जेल भिजवाया, ऐसा आपका कहना है? जी, मुझे यही जानना है कि उन ड्रग माफिया से इनके कनेक्शन ऐसे हैं क्या, इन्हें बुरा क्यों लगा? उस स्टिंग ऑपरेशन का पुलिस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था। आखिर क्या कनेक्शन है इनके? आखिर इनको ये करने की जरूरत क्या पड़ी, या किसके इशारे पे इन्होंने ऐसा किया? मैं नहीं कह, हो सकता आपका कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन किसी न किसी दबाव में तो आपने ये काम किया। क्या आप साबित हो गया उससे? आप लॉ के स्टूडेंट भी रहे हैं, मैंने आप वकालत भी करते हैं, डिग्री है आपके पास, आपने हाई कोर्ट में भी केस कर रखे हुए हैं, आपके ऊपर जो फर्जी केस हैं उसको लेकर के। अब जो जी, स्थिति है उसमें पुलिस की कोशिश थी कि आपको जेल भेज के डरा दिया जाए, आमतौर पर लोग डर जाते हैं, आप कितना डरे हुए हैं अभी? ये आपको मेरी बातों से पता लग रहा होगा कि मैं कितना डरा हुआ। बेहतर ये होता कि एसपी सिटी साहब मेरी हत्या करा देते तो शायद उनको हमेशा के लिए सुकून मिल जाता। यह ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। यहाँ नहीं करा पाए, जेल में करा देते, उनके पास तो बहुत ऑप्शन। लेकिन फिलहाल जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने कभी नहीं कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में सभी लोग गलत हैं। आज तक मैंने किसी अधिकारी के खिलाफ, एक आईपीएस के खिलाफ आरोप लगना, देखिए इंस्पेक्टर दरोगा के खिलाफ आरोप लगते रहते हैं, सिपाही के खिलाफ लगते रहते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ आरोप लगना, मैं कहता हूं कि मैं जांच की मांग कर रहा हूं। जांच में क्या बुराई है? मैं एविडेंस दे रहा हूं, क्या बुराई है उसमें? अगर आप नहीं लेंगे तो कोर्ट लेगा। और मैं कोर्ट के पास गया था, तो जब मैं कोर्ट में मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया था, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई? मुझे जेल भेजने की इतनी जल्दी क्यों? वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट आपको करना चाहिए था। आप
की योजना थी जेल जाने से पहले कि गोरखपुर में रह के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना थोड़ा मुश्किल है। माने छोटा एरिया है काम का और वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी भी नहीं होते हैं प्रशासनिक। तो आपकी योजना थी कि आप लखनऊ में शिफ्ट होंगे और इसको स्टेट लेवल से जो है चीज़ों को हैंडल करेंगे। क्या है अभी जेल आप जाने गोरखपुर में रहेंगे जी, कि जेल लखनऊ? जाने के 2 दिन पहले जो है मैं मूव कर रहा था, इसी अपने प्लानिंग पे मूव कर रहा था कि बड़े लेवल पे करना है। लेकिन जा नहीं पाया। फिलहाल अभी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि बड़े लेवल पे जाना और बड़े लेवल से इन चीज़ों को ही आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे रह कर के हैंडल नहीं कर सकते और जो खुशियाँ ये 2 महीने की भ्रष्टाचारियों को और ऐसे लोगों को हासिल हुई मुझे जेल भेज करके, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी खुशी के दिन गए और हम फिर से वापस अपने काम पे लौट आए। आपको हमेशा सतर्क रहना होगा अगर आप 2 नंबर के धंधे से जुड़े हैं। चाहे वो अस्पताल माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचारी कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी हो।